अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज इंतहाई अहम दिन करार दिया जा रहा है क्योंकि पीडीएम के सरबराही इजलास की तरफ सबकी नजरें मरकूज जो इस वक्त जारी है मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही में हो रहा है। तमाम पीडीएम की जमातें शरीक हैं। कहा यह जा रहा है कि 3 बड़े अहम नुकात हैं जिन पर आज फैसले होने हैं। एक लॉन्ग मार्च के हवाले से, इस्तीफों के ऑप्शन के हवाले से और पीपल्स पार्टी की जानिब से जो तहरीक अदम एतमाद लाने की तजवीज़ दी गई है उस पर भी बात की जाएगी। अब ये वाकई फैसला कुन होगी या नहीं, ये तो जब इजलास ख़त्म होगा और सामने बातें आएंगी तभी समझ में आएगा। लेकिन इससे कबल आप जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ मौलाना साहब की नवाज शरीफ साहब से एक टेलीफोनिक रब्ता हुआ। मरियम नवाज साहिबा की उनसे मुलाकात इस्लामाबाद में हुई और इससे भी कबल जो है वो JUIF का मशावरती इजलास हुआ। आज के इजलास से कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मशावरती इजलास हुआ है जिसमें पीपल्स पार्टी के हवाले से ये खबरें आईं कि वो ये समझती है कि इस वक्त इस्तीफ़ों का ऑप्शन नहीं बल्कि लॉन्ग मार्च की जो तजवीज़ है उस पर काम करना चाहिए और उसकी मुकम्मल तैयारी करनी चाहिए। दीगर हालात भी आप जानते हैं सियासी मंजरनामे पर कि कौमी असम्बली के अंदर जो आइनी तरमीम का बिल पेश हुआ उस पर आज भी बड़ी एहतजाज हुआ अपोजिशन की जानिब से, बल्कि आज तो गुत्थम गुत्था हो गए। हुकूमत और अपोजिशन अराकीन और कौमी असम्बली के इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन हम बात करेंगे आज PDM इजलास के हवाले से। कम अज़ कम आज के इजलास में हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस पूरे जो तहरीक चल रही है इसमें जहां अपोजिशन की जानिब सबकी नज़रें मरकूज़ हैं कि उनका इम्तिहान है कि आया ये तहरीक कामयाब होगी या फेल होगी, ये कितने पानी में है, उसी तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत पर भी ये प्रेशर ज़रूर है कि परफॉर्मेंस के हवाले से अब बड़े इजलास भी अब देखते हैं और बड़े काम होते भी नज़र आने के लिए वज़ीर आज़म बहुत कुछ कर रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात की भी आज डेट आ गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की, और 10 या 11 फरवरी को सिंध और बलूचिस्तान के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन अपनी तारीख का ऐलान कर देगा। हम हमारे साथ आज होंगे मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार लाहौर स्टूडियो में, जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जनरल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। क्या आप भी समझते हैं कि आज का जो सरबराही इजलास है PDM का ये फैसला कुन है ऑपोजिशन की इस तहरीक की सिमत के हवाले से, उनकी नीयत के हवाले से भी, और वो कितने पानी में है इस हवाले से भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अपना अंदाजा ये है कि ये फैसला कुन इस लिहाज से है कि जो पीपल्स पार्टी है उसका गालिबन रास्ता अलग हो जाएगा, या ये सारे उनके साथ शरीक होंगे या रास्ते अलग हो जाएंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी की स्टेक्स इस किस्म की हैं कि वो कोई भी रिस्क नहीं लेगी और वो यही इनको सबक देगी कि जनाब आप कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता इख्तियार करें और इसमें नो कॉन्फिडेंस वगैरह का आप इत्माम करें। अब अच्छा, उसमें लाज़मी बात है कि ये उनसे पूछा जाएगा कि आपके पास नंबर्स। कितने नंबर गेम, क्या आपकी क्या नंबर्स इतने हैं, और उसके लिए मेरा अपना अंदाजा है कि उनका जवाब ये होगा कि ये ज़िमनी इलेक्शंस और ये जो सेनेट के इलेक्शंस हैं इनके बाद हम इस पे बात कर सकेंगे। वो ऑलरेडी MQM वगैरह से तो उनके राब्ते मौजूद हैं और वो कोशिश भी कर रहे हैं इस पे, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि भरपूर कोशिश जो है वो इलेक्शन के बाद कर सकेंगे, क्योंकि इलेक्शंस में भी हो सकता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ कुछ बढ़ाने में कामयाब हो जाएं। ओके। तो ये एक ऐसा है नुक्ता कि जहां टेक्निकली वो एक स्ट्रांग पॉइंट में है, जहां वो आईनी रास्ते की बात कर रहे हैं, और तारीख भी ये बताती है कि जो ये लॉन्ग मार्च वार्च है इससे हुकूमतें नहीं जाती, सही। ये तजर्बात हो चुके हैं। लिहाजा मेरा अपना अंदाजा है कि उनकी पोजीशन ज्यादा सूदी और मजबूत है और दूसरों को या रास्ते अलग करने होंगे या उनके साथ चलना। अच्छा, आपका तज्जिया ये है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप क्योंकि ट्रैक टू डायलॉग के हवाले से भी बड़ा जिक्र करते आए हैं, ये आप भी समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की आज वफादारी का इम्तिहान ज्यादा है PDM से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन मेरे ख्याल में इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि PDM के अंदर पीपल्स पार्टी के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की राय पाई जा रही है और उनको कन्विंस भी किया जा रहा है। बिलावल जरदारी साहब की सोच जो थी वो कुछ और थी, और उसके बाद मेरे ख्याल में जो आसिफ जरदारी साहब की सोच जो है वो गलबा पाती हुई नजर आ रही है। और जाहिर है, एक जो जिस तरह जनरल साहब ने फरमाया, बिल्कुल ये बात ठीक है कि
जलसे जुलूसों से, लॉन्ग मार्चों से ज़्यादा नताइज नहीं निकलते, लेकिन यकीनन दबाव बढ़ता रहता है। दबाव बढ़ने की शक्ल में हमने देखा है कि हुकूमती वज़रा भी तब्दील हुए, हुकूमत का तमाम बयानिया जो था वो पीडीएम की तरफ चला गया, बाकी तमाम तरजीहात को जो है उन्होंने फरामोश कर दिया और सारा का सारा पीडीएम को काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी जो थी वो डेवलप की। सही। और साथ ही साथ जो है वो ये भी देखना है कि पीडीएम की जो लॉन्ग मार्च है उसके नताइज जो हैं वो क्या सेनेट के इलेक्शन से पहले लेना चाहते हैं या सेनेट के इलेक्शन के बाद। ठीक है, लेकिन आज का इजलास के हवाले से आइए ना, क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के भी रास्ते आज अलग हो सकते हैं जैसे जनरल साहब समझ रहे हैं, क्योंकि वो अदम एतमाद के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहते हैं? देखें, मेरा ख्याल है कि अदम एतमाद जो है वो आपको मालूम है सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, और जब चेयरमैन सेनेट का आया तो उसके अंदर फिर अदम एतमाद वगैरह ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा अच्छी ऑप्शन होगी। लेकिन मैं एक ज़रूर कहूँगा कि अभी शायद खकान अब्बासी साहब से मेरी एक निजी होटल में अभी 4 बजे के करीब मुलाकात हुई थी, और उसके अंदर PMLN जो है वो काफ़ी जो है मेरे ख्याल में एग्रेसिव मूड के अंदर नज़र आई, और उनका ये अंदाज़ा मुझे हुआ बातचीत से कि शायद उन्होंने किसी किस्म का जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो फ़िलहाल करने का कोई इरादा नहीं रख रहे। दूसरी तरफ जो है नवाज शरीफ साहब ने बड़ा स्ट्रिक्टली जो है वो बोला हुआ है कि आप अपनी पॉलिसी को जो है वो कंटिन्यू करें। तीसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब हैं। मौलाना रहमान साहब क्राउड पुलर हैं, वो बाहर लेके आ सकते हैं अवाम को। और पीपल्स पार्टी आज अलग हो जाएगी या नहीं, ये सिर्फ बता दीजिए ताकि फिर उसके बाद हम इस पे जरा तफसील से बात करें। मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी जो है वो आज कोई अलहदा हो रही है। जी मुजम्मिल साहब, आप क्या समझते हैं? पीपल्स पार्टी के हवाले से शुरू दिन से ये बातें हैं, है साथ नहीं है, फिर उनकी तरफ भी जरा बयानिए चेंज हुए सबके, उनको बड़ा मैच्योर कहा गया। क्या वाकई ये फैसला कुन साबित होगा आज का इजलास, और क्यों पीपल्स पार्टी अलग होगी? उन्होंने ये APC कन्वीन की, उन्होंने सारी ऑपोजिशन को जमा किया, और ये सेहरा तो वो अपने सर लेना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल पीपल्स पार्टी अलग होगी, और ना मेरा ख्याल है कि कोई इतने ज़्यादा PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान ऐसे इख्तलाफात हैं कि वो अलहदा हो जाएं। ये दुरुस्त है कि आसिफ जरदारी साहब की ज़मानत पर नैब के वकील ने ना हमायत की ना मुखालफत की, और वो सुम्मुन बुकमुन खामोश रहे, और उसी से जो वज़ीर आज़म रोज़ कहते थे कि मैं NRO नहीं दूंगा, उन्हें नैब के वकील की वो सारी कार्रवाई भेजनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि भाई NRO और क्या होता है। अभी तो ना अदम एतमाद पेश हुई है, ना अभी लॉन्ग मार्च हुआ है, और आपके वकील खामोश हो गए हैं। और जदीद NRO किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। दूसरे को आप वो अपने कैंसर का टेस्ट कराने अगर हॉस्पिटल में आए आज लाहौर में, तो उसे 1 घंटे से ज्यादा हॉस्पिटल नहीं रहा जाता। दूसरे के दफा वकील खामोश होता है, और NRO किसको कहते हैं? ये अपनी जगह सब लोग देख रहे हैं कि एक पार्टी के साथ क्या सलूक हो रहा है और दूसरी पार्टी के साथ क्या सलूक हो रहा है, एक को कैसे रियायत मिल रही है और दूसरे के साथ कैसे सख्तियां की जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि आज का इजलास एक विन विन सिचुएशन होगा। इसमें अदम एतमाद भी होगी, लॉन्ग मार्च भी होगा, और ये ऐलान भी मौजूद होगा कि लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफे दिए जाएंगे। इसमें सबके लिए सब कुछ होगा। कोई ऐसी बात नहीं है। जो NRO दे दी है उसकी सर्विसेज फराहम कर दी गई हैं, वो रिलीफ ले चुकी है गवर्नमेंट। अगली की बात फिर आगे होगी। अच्छा, तो लेकिन मुझे ये बताएं, आपने कहा आज ऐलान में लॉन्ग मार्च भी होगा, इस्तीफों का भी होगा और अदम एतमाद का भी होगा, यानी बाकायदा तारीखों के साथ आज ये ऐलान आप समझ रहे हो जाएंगे? हाँ, मेरा ख्याल है स्केड्यूल होगा हर चीज का कि ये भी किया जाएगा, ये भी किया जाएगा और ये भी किया जाएगा, और तीनों चीजों की आज वो कहेंगे कि लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफे देंगे, और लॉन्ग मार्च में जाकर फिर आगे वो धरने का फैसला करेंगे। उससे पहले अगर पीपल्स पार्टी अदम एतमाद का राउंड खेलना चाहती है तो वो खेल ले। पूरा फरवरी भी मौजूद है, और 15 मेरा ख्याल है मार्च तक, 20 मार्च तक टाइम बहुत मौजूद है। इस दौरान अगर कोई अदम एतमाद के 8-10 दिन खेलने चाहिए तो उसमें पीपल्स पार्टी को अपना शौक पूरा कर देने में क्या मुजायका है। और यानी ये लेकिन आपका और मेरा सेनेट इलेक्शन से आपका और मेरा तनाजा क्या है? कुछ भी नहीं। मैं कहता हूं मुझे अदम एतमाद पेश कर लेने दें। आप एंड पे कहेंगे चलें आप हमें साथ लॉन्ग मार्च कर लेने दें। आप अदम एतमाद की, हम अदम एतमाद की हिमायत कर देते हैं, आप लॉन्ग मार्च की हिमायत करते हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से वापस आकर मुजम्मिल साहब जो है वो टोटली एक डिफरेंट तज्जिया पेश कर रहे हैं। जनरल साहब समझते हैं पीपल्स पार्टी की राहें आज से जुदा हो जाएंगी PDM से, और जबकि अब्दुल्ला गुल साहब ये समझते हैं कि अभी नहीं होंगी, लेकिन बहरहाल लॉन्ग मार्च से हुकूमतें नहीं गिरती हैं, उनका कहना है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक से वापस आकर लॉन्ग मार्च, इस्तीफे और अदम एतमाद, इन तीनों में से सबसे ज्यादा हुकूमत के लिए परेशानी किस में छुपी है? राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
گیا, آپ سنا کریں, ہو چکا ہے, صبح ہی کر دیا تھا ابتدا میں. ویلکم بیک. جنرل صاحب, ویسے تو حکومت کسی پی ڈی ایم سے نہیں گھبراتی, اور وہ الگ بات ہے کہ بالکل صحیح کہا کہ حکومت کا جو بیانیہ ہے وہ اچانک پی ڈی ایم کی طرف زیادہ ہو گیا. وہ ترجیحات میں بھی ہم نے تبدیلی دیکھی. اب ترجمانوں کے اجلاس میں پی ڈی ایم سے ریلیٹڈ زیادہ بات ہوتی ہے, اور وہ لوٹی ہوئی دولت کا اب ذکر کم ہے اور پی ڈی ایم زیادہ ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کے خیال میں کیا حکومت لانگ مارچ سے زیادہ پریشر میں آئے گی یا کسی قسم کے پریشر میں نہیں آئے گی؟ استعفوں سے آئے گی یا پھر تحریک عدم اعتماد سے؟ ان تینوں میں سے سب سے مشکل اس حکومت کے لیے ہینڈل کرنا کیا ہے؟ دیکھیں, میرا اپنا اندازہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ایک آئینی رستہ بھی ہے اور وہ کامیاب ہو بھی سکتا ہے. اس میں گو کہ حکومت اب کوشش کر رہی ہے کہ اپنے اتحادیوں کو ساتھ رکھیں, لیکن بڑی تھن میجورٹی ہے. اگر تھوڑا بہت بھی کوئی ادھر ادھر ہو گیا تو یہ حکومت کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے. جنرل صاحب, قطع کلامی, آپ نے بڑی اہم بات کہی ہے کہ یہ عدم اعتماد میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے, اور اتحادیوں کا ذکر کریں, جہاں تک جو زبان زد عام بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اتحادی ہیں وہ اپنا فیصلہ خود نہیں لیا کرتے. وہ ٹھیک ہے, وہ اس کے لیے تو بات یہ ہے نا کہ اس کے لیے کیا کہا جا سکتا ہے. فیصلہ لیا. اگر آج آپ دیکھیے کہ سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں تو سینٹ کے الیکشن میں اتحادیوں میں سے ایم کیو ایم کا کل رات انہی کے ایک لیڈر کہہ رہے تھے کہ 4 ہمارے لوگ ہیں جو آلریڈی ان ٹچ ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور یوں لگتا ہے کہ وہ بالکل تیار ہیں ان کے ساتھ چلنے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے ضمیر, اپنی سوچ اور اپنی پارٹی کی ریکوائرمنٹ کا بھی تعلق ہے. یہ ایسا نہیں ہے 100% کہ آپ کسی کے اشارے پہ ہی چل رہے ہیں, کیونکہ پارٹیوں نے اپنی سروائیول بھی دیکھنی ہے. صحیح. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے یہ گیمبل ہے. اب اس میں لانگ مارچ جو ہے یہ عموماً لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہوتے ہیں زیادہ. اگر حکومت کے پاس کوئی اچھی حکمت عملی ہو تو اس کو ناکام بنایا جا سکتا ہے. اور لانگ مارچز ویسے بھی جب کلمینیشن پہ بھی آئی ہیں, دھرنے میں تبدیل ہوئی, سب کچھ ہوا, تو تب بھی حکومتیں تو نہیں بدلی. ہمارا تجربہ تو یہی کہتا ہے. اور جب تحریک چلتی ہے تو وہ ایک لانگ مارچ نہیں ہوتی, وہ بڑی لمبی سٹرگل ہوتی ہے. اگر آپ پیچھے چلے جائیں بھٹو کے دور میں یا ایوب خان کے دور میں تو بڑی لمبی تحریکیں چلی تھیں, بڑے لا اینڈ آرڈر کے ایشوز بنے تھے. صحیح. تو اس طرح یہ اگر ایک لانگ مارچ کر کے اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ اس سے کچھ ہو جائے گا تو وہ تو کچھ نہیں ہوگا. استعفے دیں گے تو میں آپ کو آج وضاحت سے کہہ دیتا ہوں کہ استعفوں کا ڈرامہ پیپلز پارٹی نہیں کرے گی. اچھا. استعفے انہی کے ہوں گے جو باقی شور مچا رہے ہیں, اور اس صورت میں آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا امپیکٹ کیا رہے گا. اگر پیپلز پارٹی کی سوچ دیکھی جائے, وہ ان سے بہت پہلے الیکشنز میں جانا چاہ رہے تھے. انہی کے لیٹر کے اوپر ضمنی الیکشنز کی تاریخ دی گئی ہے. یہ تاج حیدر صاحب نے لیٹر لکھا تھا الیکشن کمیشن کو کہ جناب یہ جلدی کرائیں, آپ کرونا کے پیچھے نہ چھپیں, یہ الیکشنز کروائیں. ٹھیک ہے. تو ان کو جواب دیا گیا اور الیکشن کرائے گئے. تو ان کے ڈیفینیٹلی میتھڈولوجی میں فرق ہے. ایک اکٹھے یوں بیٹھے رہنے سے یہ اتحاد نہیں ہوتا. وہ بیٹھے رہیں بالکل, یہ پی ڈی ایم کو کوئی چھٹی کر کے نہیں چلا جائے گا, لیکن آپ اندر سے اگر آپ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سپورٹ, تو کم از کم پی ایم ایل این مینٹلی اس سوچ کے ساتھ نہیں ہے جو پیپلز پارٹی لے کے پھر رہی. ان کا میاں صاحب کی ساری, میاں صاحب کا ایکچولی جو ان کا مسئلہ ہے, ان کی ایک پرابلم ہے پیدائشی, وہ ہے کنفرنٹیشن. وہ کچھ بھی نہ ہو رہا دنیا میں, ہر طرف امن ہو, وہ اس میں اپنے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا کر دیتے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی. غلام اسحاق خان اسٹیبلشمنٹ تھا, وہ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ان کی سوچ ہے بڑی مختلف. وہ مطلق العنان اور کلیتاً ایسا اختیار مانگتے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں کہ کوئی قانون یا کوئی چیز ان کو پوچھنے والی نہ ہو. وہاں آ کے ان کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے. اور یہی وہ سیاست ہے جو انہوں نے آگے وراثت میں اپنی بیٹی کو دے دی ہے, اور اپنی مرضی, اجازت اور اپنی کوشش سے شہباز شریف کو اندر رکھا ہوا ہے. کیونکہ شہباز شریف اگر ضمانت میں باہر آئے تو آج ہو جائے گی ان کی ضمانت, لیکن انہوں نے خود ضمانت کی اپلیکیشن واپس لی تھی, کیونکہ یہ ایک فیملی ڈیسیژن ہے کہ بھئی آپ اگر باہر ہوں گے تو پھر یہ بھتیجی اور چچا کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے.
तो उनको अंदर रखा है ताकि एक की सियासत चले जो मियाँ साहब चाह रहे हैं, ताकि वो मीम शीन वाली कहानी ना हो सके, इसलिए एक अंदर रहे। तो वो उसको उससे आपको क्या मिलेगा? सही। टकराव ने इनको पहले मरवाया। एक जो तकरीर कर दी थी अयाज सादिक ने, उसके बाद तो अयाज सादिक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने से रह गए। तो बात यह है कि ये खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ियां मार रहे हैं। इनको सियासत की बजाय, कन्फ्रंटेशन की बजाय सियासत की तरफ आना चाहिए था। पीपल्स पार्टी इनको मात दे जाएगी। पीपल्स पार्टी मात दे जाएगी। जो जनरल साहब कह रहे हैं वो बड़ी अहम बात है अब्दुल्ला गुल साहब, के तहरीक अदम एतमाद में कामयाबी भी हासिल हो सकती है क्योंकि बड़ी थिन मेजॉरिटी है। तो इसका मतलब हुकूमत का जो ये बयानिया या इवन ऑपोजिशन हर वक्त ये कहती रहती है कि एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी है, इनको सपोर्ट करती रहती है, और वो दीगर जो इल्जामात आयद करते हैं, क्या मैं ये कहूँ कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है? देखिए, हवाओं का रुख तो ऑलरेडी जब से बाइडेन इंतजामिया आई है तब से हमेशा जिंदगी में हमने देखा कि जब भी अमेरिका में नई हुकूमत आती है उसके बाद फिर कुछ तरजीहात तब्दील होती हैं, और मेरा ख्याल है कि तब्दील हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहां तक लॉन्ग मार्च का ताल्लुक है, यकीनन भुट्टो साहब के या दीगर जिस लॉन्ग मार्चेस हुई उसके अंदर कामयाबियां इस वजह से ज्यादा खातिर खा नहीं आई क्योंकि वो बहुत मजबूत लोग थे और उनको बड़ा टाइम लगना पड़ा और वहाँ उनकी मेजॉरिटी बहुत थी। यहाँ एक है बिल्कुल आप एक बहुत ही पतले पुल सरात पे खड़े हुए हैं, आप किसी टाइम पे भी इधर उधर लुढ़क सकते हैं, इसलिए ये बात तो है। अब देखिए ना, ऑपोजिशन क्या कहती है? ऑपोजिशन यही कहती है कि माइनस इमरान खान साहब किया जाए। अब वो माइनस अगर इमरान खान साहब करके किसी भी तरीके से आप ये नहीं कर सकते, नादिया साहिबा, मैं आपको बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ, और मेरे ये जो दोनों मौजूद पैनलिस्ट हैं, मुजम्मिल साहब भी, जन साहब भी, वो इससे एग्री करेंगे कि ऑपोजिशन ऐसे नहीं है या बस यहाँ बैठी है और उसको बगैर कुछ लिए वो चली जाएगी, वो लेगी और वो उसको जरूर देना पड़ेगा। और ये वो एक रियलिटी है जिसको तस्लीम किया गया है और तस्लीम किया जा रहा है। अच्छा। अब देखना यह है सिर्फ इसके अंदर कि अगर इन हाउस तब्दीली है तो उसमें इन हाउस तब्दीली जो है वो सबसे बेहतर ऑप्शन है। जो दूसरी है वो लॉन्ग मार्च के हवाले से है जिससे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, जिसका फायदा जो है इस टाइम पे एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो हमारी इस्तेमाल कर सकती हैं। तीसरी चीज जो है वो है आपकी, देखें ये इस इस्तीफे के जो ऑप्शन है इसके अंदर PMLN के अंदर भी मुतजाद राय पाई जाएगी और पीपल्स पार्टी में भी, क्योंकि ये इसके अंदर उनको बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ रही है, जबकि उसके बरक्स लॉन्ग मार्च में उनको कुर्बानी नहीं देनी पड़ रही। उनके इस्तीफे जो है वो कहीं ऐसा जाया नहीं होंगे। फिर ये है कि अदम एतमाद जो आता है, जो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि हम इस्तीफे दे देंगे, कल को हमारा इस्तीफा जो है वो इस्तेमाल भी होगा नहीं होगा, हम एक्सपोज हो जाएंगे नहीं होंगे, और हमने देखा 2-3 केसेस के अंदर बहुत ज्यादा ले दे हुई। तो ये वो सारी बातें हैं जिनको सामने रखते हुए फिजाएं तब्दील हो सकती हैं। लेकिन जैसे मुजम्मिल साहब ने, फिजाएं पीपल्स पार्टी के लिए तब्दील होती नजर आ रही है। जो मुजम्मिल साहब ने भी जो नैब के उस $8 अरब की ट्रांजैक्शन वाले केस का जिक्र किया जिसमें जमानत जो है वो मिली है उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। देखिए, मैं एक बात करूं, मैं नादिया जी। मैं एक चीज अर्ज करना चाहता हूं। ये जो मुजम्मिल साहब बात कर रहे हैं वो ठीक है, हो सकता है कि उनको कोई रियायत, लेकिन एक बड़ी सीधी सी बात है, सजा किसको हुई? केस खुले जरूर हैं, सारे बार फिर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब अंदर है अपनी मर्जी से, वो तो प्रोग्राम के तहत बैठे हुए हैं, क्योंकि वहां पे जिसको अंदर रखा जाता है वो तो 5 स्टार होटल वाला अरेंजमेंट है, उसका घर से खाने आते हैं, सब कुछ है, तो तकलीफ क्या है किसी को? अच्छा। 600 दिन हो गए हैं, हम 600 दिन हो गए हैं हमजा शहबाज को अंदर, जो कायदे पे इख्तलाफ है पंजाब असेंबली का, 600 दिन हो गए हैं और उसकी जमानत मुस्तरद भी हुई है, सुप्रीम कोर्ट तक से नहीं हुई है। ऐसी बात तो नहीं है। मेरा मतलब है इस नैरेटिव को ऐसे ना लें, कोई मर्जी से अंदर नहीं रहता है, मजबूरियां होती हैं तो कोई अंदर रहता है। हमारे यहाँ तो मुश्किल ये है कि अंदर रखने जो जुल्म करते हैं वो बाद में अपने जुल्म को भी खुद मजलूम बनकर सामने आ जाते हैं। कौन मर्जी से अंदर रहता है जी? हालात की मजबूरी है, सितमगर्वी है। ये ख्वाजा आसिफ अपनी मर्जी से अंदर गया है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना मुजम्मिल साहब कि शहबाज शरीफ अपनी मर्जी से अंदर हैं। बिल्कुल, क्यों ये गेम है। उन्होंने जाके जेल का दरवाजा नॉक किया, मुझे गिरफ्तार कर लें। आखिरी वक्त तक वो बेल बिफोर अरेस्ट लेने की कोशिश करते रहे हैं। जब हाई कोर्ट ने उनकी बेल बिफोर अरेस्ट रिजेक्ट की है तो वो गिरफ्तार हुए हैं ना। या तो हाई कोर्ट ने बेल बिफोर अरेस्ट दे देता जैसे आसिफ जरदारी साहब को दे दी है, वैसे शहबाज शरीफ को भी बेल बिफोर अरेस्ट मिल जाती। उन्हें तो बेल बिफोर अरेस्ट नहीं मिली। मुजम्मिल साहब आप ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी इज एक्सेप्टेबल राइट नाउ बट नॉट PMLN।
बिल के लिए मैं अप्लाई ये नहीं नहीं कर कह रहे रहा, शहबाज शरीफ। मैं ये कह रहा हूं कि इस मुल्क की जो हुकूमत है वो ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह पीपल्स पार्टी को अपने साथ रख ले और पीडीएम को तोड़ ले, और मेरे ख्याल में ये कोशिश नाकाम हो जाएगी। जैसे इन्होंने एक एनआरओ देकर नवाज शरीफ को बाहर भेजा, वो भी एनआरओ था, जिस तरह उसको बाहर भेजा गया और उस पर आज ये पछता रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, और बाद में नवाज शरीफ ने जाके उस एनआरओ का जो हाल किया है उस पर इनकी पेचोताप सामने नजर आते हैं। वैसे ये जितने एनआरओ आसिफ जरदारी या बिलावल को भी देंगे वो इन दी एंड इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। अच्छा। क्योंकि हमने किसी एनआरओ देने वाले के साथ खैर होती नहीं देखी है, तो इनके साथ कैसे खैर हो जाएगी? जो एक तरफ रोज तस्बीह पढ़ते हैं एनआरओ नहीं देंगे और दूसरी तरफ रोज एनआरओ दे भी रहे हैं अपना इख्तिदार बचाने के लिए। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक से वापस आकर प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के हवाले से की जा रही है, इस पीडीएम के इजलास के हवाले से की जा रही है। फिर मौजूदा हुकूमत का इस वक्त मेरे जो तीनों मोहतरम मेहमान हैं वो क्या फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि अब बल्दियाती इंतखाबात की भी अनाउंसमेंट हो गई है 2 सूबों में, फिर मजीद जो है वो 11 फरवरी को कर दी जाएगी। इस वक्त इमरान खान साहब के लिए सेनेट इलेक्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं टू पुल थ्रू, या इससे पहले ही अगर पीडीएम अपने ये कार्ड्स प्ले कर देती है तो फिर वाकई उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आती हूँ और इसी पर बात करते हैं। वेलकम बैक। जनरल साहब, इस वक्त क्योंकि वक्त बहुत कम है इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपसे स्टार्ट करती हूँ। आपके नज़दीक इस वक्त खान साहब की हुकूमत को कंटिन्यू करना मुश्किल आपको नज़र आ रहा है? हर तरफ से ये एक तो परफॉर्मेंस का तो प्रेशर है ही, जाहिर है, मईशत का प्रेशर है, लेकिन साथ में पीडीएम अब कुछ ऐसा ज़रूर करेगी कि जिसकी वजह से मुश्किलात हो सकती हैं इनके लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि पहली दफा इमरान खान ने कुछ सियासी मूव्स की हैं। ये जो आज पीडीएम का किस्सा देख रहे हैं हम, ये इसकी अपनी पैदा करदा सूरत हाल है। ये खुद इनकी गलतियों की वजह से, क्योंकि ऑपोजिशन को इन्होंने सिस्टम का हिस्सा ही नहीं समझा, उनके साथ हाथ ही नहीं मिलाया, एक वर्किंग रिलेशनशिप ना रखी। नतीजा ये हुआ कि हालात बिगड़ते गए। यही काम वो इत्तेहादियों के साथ कर रहे थे, तो बड़ा आसान था कि उस वक्त नो कॉन्फिडेंस वगैरह को ला के इत्तेहादी साथ मेरा ख्याल साथ देने के लिए तैयार थे। लेकिन अब उन्होंने यही सियासी काम शुरू किया कि इत्तेहादियों को रीच आउट किया, इत्तेहादियों को गालिबन उनके मुतालबात वगैरह भी मान रहे हैं। और अगर ये अपनी सर्वाइवल का मसला हल कर लेते हैं तो फिर नेचुरली सेनेट के इलेक्शन के ऊपर ही जोर होगा सारा। असल चीज ये है कि पहले सर्वाइवल हो और फिर आप उधर, और सर्वाइवल को खतरा डालने वाले ये खुद हैं। एक तरफ तो इनकी परफॉर्मेंस का मसला था, दूसरी तरफ इन्होंने जो हाल किया ऑपोजिशन का, वो मैं नहीं समझता कि भाई किसी और दौर में हुआ है। ऑपोजिशन के साथ गवर्नमेंट को एक वर्किंग रिलेशनशिप रखनी पड़ती है, जो मैच्योर किस्म की सियासत है, जिससे आप लेजिस्लेशन को आगे बढ़ाते रहे। सही। तो आज इस सूरत हाल में ये खुद पहुंचे हैं, लेकिन किसी ने इनको होशमंदी का रास्ता दिखाया है और ये इत्तेहादियों के साथ कम से कम इन्होंने कॉन्टेक्ट शुरू किए हैं, तो हो सकता है सर्वाइवल ठीक हो जाए तो फिर फोकस उधर ही चला जाए। जनरल साहब समझते हैं गुल साहब के सर्वाइवल पहले देन कम सेनेट इलेक्शन, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं तो ये देख रहा हूँ कि कल मैं आपको इससे बता दूं, पीपल्स पार्टी के हवाले से नैयर बुखारी साहब बैठे थे, नेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस थी, मैं भी मौजूद था, और वहाँ हामिद मीर साहब ने उनके ऊपर ये एलिगेशन लगा दिया नैयर बुखारी साहब के ऊपर कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस इत्तेहाद से बाहर आ रही है, जिसके ऊपर नैयर बुखारी साहब ने इसको शिद्दत से जो है वो रिजेक्ट कर दिया उसी बात पे लोगों के सामने। एक बात तो यहाँ तय है। दूसरी बात यह है कि ये एक स्ट्रेटेजी है। जाहिर है इस टाइम पे पार्टी जो है वो मरियम साहिबा चला रही हैं और दूसरी तरफ जो है वो शहबाज शरीफ साहब की यकीनन मुआवनत जो है उनको हासिल है। ये मैं सही समझता हूँ कि अपनी मर्जी से कोई भी जेल में नहीं जाता, क्योंकि मैं खुद जेल में रहा हूँ और मुझे मालूम है कि एक आदमी को, इंसान को जब किसी बगैर वजह के खासतौर पे पॉलिटिसाइज किया जाए और उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पर जेल भेजा जाए, तो उसके लिए कैद खाना बहुत खतरनाक होता है और कोई भी मेरे ख्याल में इतनी देर रह नहीं सकता। ये यकीनन जाहिर है, हमने ये देखा है कि इंसाफ के मुख्तलिफ तकाजे हैं जो यकीनन जिनके ऊपर आजकल बहस हो रही है, लेकिन जो हुकूमत का सर्वाइवल की जहां तक बात है, मेरा ख्याल है 2021 उनके लिए बहुत टफ साल है। उसकी वजह यह है कि इस टाइम पे उनको जो भी प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, जो भी कुछ करेंगे, वो बाद में तकरीबन मेच्योरिटी में टाइम लगेगा और वो उनके पास मेच्योरिटी के लिए टाइम भी नहीं है, इसी तरीके से फाइनेंसेस भी नहीं है और अभी उस तरह से कोई विजन भी नहीं है। अगर ऑपोजिशन, क्योंकि वक्त कम है, अगर ऑपोजिशन आज का ऐलान हर कुछ सेनेट इलेक्शंस के बाद का देती है तो फिर तो सर्वाइवल है ना?
फिर सर्वाइवल, क्योंकि जाहिर है बजट लेना होगा और बजट के बाद फिर जाके सितंबर में, ये अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर के अंदर हालात खराब हो जाएंगे और ये बहुत डिफिकल्ट टाइम्स होंगे गवर्नमेंट के लिए अगर सेनेट इलेक्शन हो गए। और अगर सेनेट इलेक्शन नहीं हुए तो फिर तो बात जाहिर है, फिर तो गेम पलट जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, हुकूमत ज्यादा डिफिकल्ट पोजीशन में है रादर देन के ऑपोजिशन, क्योंकि अगर ऑपोजिशन के पास लूज करने के लिए कुछ है नहीं ज्यादा। अच्छा, और ऑपोजिशन के पास लूज करने के लिए है नहीं, लेकिन मुजम्मिल साहब सेनेट के इलेक्शंस में हिस्सा लेने का मकसद तो यही है, वो जो बताते आए हैं कि वो एक मुस्तकिल जाहिर है इंस्टीट्यूशन है और उसमें हम हिस्सा लेंगे। तो क्यों आपको लगता है कि सेनेट इलेक्शन से पहले ही वो लॉन्ग मार्च की तरफ भी जा सकते हैं, अदम एतमाद की तरफ भी जा सकते हैं? अल्टीमेटली सेनेट में तो हिस्सा लेना चाहते हैं ना वो। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने सेनेट को ना बहुत ज्यादा अहमियत दे दी है और सेनेट की पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में कोई अहमियत नहीं है। क्या बजट पास होने के लिए सेनेट में जाता है? नहीं। क्या वजीर आजम के इंतखाब के लिए सेनेट का एतमाद या सेनेट का अदम एतमाद जरूरी है? नहीं। इसलिए मैं समझता हूं कि सेनेट का जो रोल है वो बड़ा डिफरेंट रोल है। मेरे ख्याल में कुछ पीडीएम ने पहले डिट्रैक किया और फिर हुकूमत उस तरफ लग गई और हम सब भी लग गए कि जैसे सेनेट जो है वो कोई गोल्ड कार्ड है और उसके जरिए ही सारी तब्दीली आनी है। देखें, वजीर आजम के आने या न जाने, हुकूमत के आने या न जाने में सेनेट का कोई किरदार नहीं है। बजट के पास होने ना होने में हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। लिहाजा इसलिए सेनेट को इतनी ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं है। वो इतनी जरूर है कि ये नहीं चाहती थी अपोजिशन का, पीपल पार्टी का ये मौकफ दुरुस्त था कि अगर उन्हें 2/3 मिल जाती है सेनेट में तो वो बहुत ज्यादती होगी। अब भी पीटीआई सिंपल मेजॉरिटी में 29 वोट लेके आ जाएगी, साथ बाप चाप को मिला के वो अपना चेयरमैन ले आएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि खोने के लिए सिर्फ हमें इमरान खान के पास है। अदम एतमाद आएगी, उन्हें एक एक एमएनए को खुश करना पड़ेगा। पंजाब में अदम एतमाद आएगी, एक एक एमपीए को खुश करना पड़ेगा, एक एक का वोट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन नून लीग तो राजी नहीं है, ऑपोजिशन के एमपीएस को नून लीग तो राजी नहीं है ना अदम एतमाद पे, वो तो स्केप्टिकल है इसके हवाले से। बेशक स्केप्टिकल है, लेकिन एक फॉर द सेक ऑफ पीपल्स पार्टी के लिए कि वो इनके गेम प्लान को ओके करते हैं तो उनके गेम प्लान को भी ओके कर दिया जाए। मैं समझता हूँ ये विन विन सिचुएशन है दोनों पार्टियों के लिए। अगर पीपल्स पार्टी अदम एतमाद में इसका कोई रास्ता अपनाना चाहती है तो अगर नून लीग उसको होने दे तो क्या फर्क पड़ता है। अगर कामयाब होगी तो देखी जाएगी ना, कामयाबी की गारंटी। जिस तरह लॉन्ग मार्च की और धरने की कामयाबी जो है वो फजलुर रहमान और नवाज शरीफ पर है, उसमें पीपल्स पार्टी ने सवाए स्टेज पे तकरीरें करने के कुछ नहीं करना। इसी तरह अदम एतमाद की कामयाबी और नाकामी का सारा तेरा पीपल्स पार्टी पर है, उसमें नून लीग और फजलुर रहमान ने कुछ नहीं करना सवाए इसके कि अपने बंदे अगर एस्टेब्लिशमेंट ने ना तोड़े, ऐवान में आने दिए, जैसे आज शायद खाकान ने कहा कि अदम एतमाद करेंगे तो 10 लोग नैब ले जाएगी, 10 एफआईए ले जाएगी, 10 पुलिस ले जाएगी। अगर ये 10 ना लेके गए तो हो जाएगी, और अगर वो 10 ले गए तो फिर वो कह देंगे पीपल पार्टी को, देखें आपके लिए हमने कर दिया लेकिन हमें तो पहले ही पता था, आपकी खुशी के लिए किया, आइए अब लॉन्ग मार्च करते हैं। उसकी डेट पहले अनाउंस हुई होगी। अच्छा, तो अभी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल आखिरी मिनट है, एक चीज पूछना चाहूंगी आप तीनों मेहमानों से कि अदम एतमाद में अगर नाकामी हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब इमर्जेस मोर कॉन्फिडेंट देन एवर। जनरल साहब देखिए, पीडीएम की नाकामियों में एक और इजाफा हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग मार्च में तो कामयाबी मैं देखता नहीं। मेरा अपना अंदाजा है, तजर्बा है, क्योंकि लॉन्ग मार्च जो है ये मैंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है इसके खिलाफ, आप उसके लिए हिकमत अमली उसको रोकने के लिए करते हैं और वो उसको डिस्पर्स किया जा सकता है। उसके लिए हिकमत अमली ऐसी बनाई जा सकती है जहां उसको नाकाम कर दिया जाए। और इन एनी केस लॉन्ग मार्च अगर हो भी जाए तो उससे कोई तैयार तो नहीं बैठा कि आप आ गए तो लिहाजा वो इस्तीफा आपको पकड़ा देगा। लिहाजा ये सिर्फ ये है कि इनको अगर कॉन्सेंट्रेट करते सब कुछ लगा के तो उसमें अदम एतमाद में कामयाबी के चांसेस ज्यादा है। उसमें हुकूमत के लिए मुश्किलात बड़ी हैं, जैसे अभी मुजम्मिल भी कह रहे थे, इनको एक एक के जाके घुटने हाथ लगाने पड़ेंगे, लोग एक्सपर्ट करेंगे। ये वक्त होता है जब आपको नजर आता है कि जनाब अभी हमारे दर पे आ गए हैं तो इनको भी अब इनसे उगलवाया जाए, इनको भी अच्छी तरह स्क्रू किया जाए। तो ये बड़ा मुश्किल वक्त इनके लिए गवर्नमेंट के लिए आ सकता है। अगर सेनेट इंतखाबात के बाद की ये अनाउंसमेंट हुई लॉन्ग मार्च अदम एतमाद के, गुल साहब तो आप क्या समझेंगे? लास्ट 30 सेकंड्स हैं। मेरा ख्याल है कि हुकूमत प्रोबेबली उसके घुटने हिल जाएंगे बिल्कुल, और दुआ करें। मैं तो यही दुआ करता हूं कि हुकूमत को दुआ करनी चाहिए कि पीडीएम जो है वो एज ऑपोजिशन सामने रहे,
जिस दिन अपोजिशन हुकूमत की खत्म हो गई उस दिन हुकूमत के गिरने के काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। ये याद रखिएगा आप मेरी बात। जब कोई जो है ब्लॉकेट नहीं होता, जब कोई आपके सामने जो है ऑपोजिशन नहीं होती, देन योर वर्स्ट टाइम स्टार्ट्स। जी मुजम्मिल, लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू। नहीं, मैं समझता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि लॉन्ग मार्च और हमने पहले देखे हैं, उन्होंने जो पहले लॉन्ग मार्च देखे हैं वो तो करवाए गए हैं, खाली कुर्सियों के खिताब हैं, खाली कंटेनर है, और वो खाली कुर्सियों और खाली कंटेनर से तो यकीनन कोई तब्दीली नहीं आती है। अगर कहीं भरी हुई कुर्सियां और भरे हुए कंटेनरों का हो गया तो चूंकि इन्होंने पहले वो नहीं देखे हुए, लिहाजा इन्हें उनका कोई तजर्बा नहीं है और ये उसके बारे में कोई गैस वर्क भी नहीं दे सकते हैं। तो लिहाजा ये कोई खाली कुर्सियों और मेरा ख्याल है खालियों वाला नहीं होना, अगर हो गया तो भरी हुई कुर्सियां ही होंगी और वो प्रेशर क्रिएट कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का फॉर पार्टिसिपेटिंग। ऑल आइज के अब क्या फैसले होते हैं पीडीएम के इस सरबराही इजलास में। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।